नमस्कार। सुन लो यूपीएससी में आपका स्वागत है। आज हम इतिहास के एक ऐसे सुनहरे पन्ने को पलटने जा रहे हैं जिसने न सिर्फ मुगल साम्राज्य की नींव को पत्थर की तरह मजबूत किया, बल्कि हिंदुस्तान के ताने बाने को भी एक नई शक्ल दी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अध्याय 13, मुगल साम्राज्य का सुदृढ़ीकरण, अकबर का युग। ये सिर्फ एक राजा की कहानी नहीं है, ये कहानी है एक साम्राज्य के बनने की, चुनौतियों से जूझने की, नई नीतियां बनाने की और एक मिली-जुली संस्कृति को कह सकते हैं आकार देने की। और यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए यह अध्याय बेहद जरूरी है। इसमें प्रशासन, अर्थव्यवस्था, समाज, धर्म, कूटनीति, मतलब सब कुछ है जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए आपकी समझ को गहरा करेगा। तो कमर कस लीजिए, क्योंकि हम इस अध्याय की हर परत को, हर तथ्य को बहुत विस्तार से खंगालने वाले हैं। लेट्स अनपैक दिस। शुरुआत करते हैं अकबर के तख्त पर बैठने से। 1556 का साल। माहौल कैसा था? मुश्किल, बहुत मुश्किल। हाँ, हुमायूं की अचानक मौत हो गई थी सीढ़ियों से गिरकर, और अकबर सिर्फ 13 साल का। हुमायूं वापस तो आया लेकिन ज्यादा टिक नहीं पाया। और फिर कालानौर में अकबर का राज्याभिषेक हुआ 1556 में। पर चुनौतियां तो सामने खड़ी थीं, खासकर अफगानों की तरफ से। सबसे बड़ा खतरा था हेमू, आदिल शाह सूर का वजीर। उसने विक्रमादित्य की उपाधि भी ले ली थी और उसने दिल्ली और आगरा पर कब्जा भी कर लिया था। ये तो मुगल सेना के लिए बहुत बड़ा झटका रहा होगा। जबरदस्त झटका है। सोचिए, बादशाह नाबालिग, राजधानी हाथ से निकल गई। यहीं पर पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 बहुत अहम हो जाती है। बैरम खान का रोल यहाँ महत्वपूर्ण था, है ना? बिल्कुल। बैरम खानी अकबर का संरक्षक था, वकील उस सल्तनत। उसी के नेतृत्व में मुगलों ने हेमू को हराया। कहते हैं हेमू की आंख में एक तीर लगा और लड़ाई का पासा ही पलट गया। तो इस जीत ने अकबर के शासन को असल में स्थापित किया। हाँ, कह सकते हैं कि असली शुरुआत यहीं से हुई। अब बैरम खान का दौर शुरू हुआ, लगभग 4 साल तक। उसे खाने खाना की उपाधि मिली। और इस दौरान साम्राज्य का विस्तार भी हुआ। जी, काबुल से जौनपुर तक, अजमेर तक ग्वालियर जीता गया। रणथंभौर और मालवा जीतने के लिए सेनाएं भेजी गईं। मतलब बैरम खान ने शुरुआती दौर में साम्राज्य को संभाला और बढ़ाया। लेकिन फिर बैरम खान का पतन क्यों हुआ? मतलब सब ठीक चल रहा था फिर। कई कारण थे। एक तो अकबर अब बड़ा हो रहा था, करीब 18 साल का। वो चाहता था कि सत्ता की बागडोर अब उसके हाथ में हो। स्वाभाविक है। हाँ। दूसरा, बैरम खान पर कुछ आरोप भी लगे, जैसे कि वो शिया है और अपने शिया समर्थकों को ज्यादा तरजीह दे रहा है। हालांकि ज्यादातर इतिहासकार मानते हैं कि ये मुख्य कारण नहीं थे। तो मुख्य कारण क्या थे? शायद उसका रवैया, वो थोड़ा अहंकारी हो गया था, ऐसा कहा जाता है। अकबर के छोटे छोटे मामलों में भी दखल देने लगा था। और दरबार में गुटबाजी तो थी ही। अच्छा, वो महाम अनागा और उसके करीबियों का गुट। हाँ, उनका प्रभाव भी बढ़ रहा था। उन्होंने भी अकबर के कान भरे होंगे। तो एक दिन अकबर शिकार के बहाने आगरा से निकला और दिल्ली पहुंच गया। वहां से उसने बैरम खान को हटाने का फरमान जारी कर दिया। और बैरम खान ने क्या किया? पहले तो वो थोड़ा हिचकिचाया, फिर उसने विद्रोह कर दिया, लेकिन वो हार गया। अकबर ने उसे माफ कर दिया और मक्का जाने का विकल्प दिया। लेकिन वो मक्का पहुंच नहीं पाया, है ना? नहीं। रास्ते में गुजरात में पाटन नाम की जगह पर एक अफगान ने उसकी हत्या कर दी। निजी दुश्मनी बताई जाती है। लेकिन अकबर ने उसके परिवार का क्या किया? सलीमा बेगम और अब्दुल रहीम। यही अकबर का बड़प्पन दिखता है। उसने सलीमा बेगम से बाद में निकाह कर लिया और अब्दुल रहीम को अपने बेटे की तरह पाला, जो आगे चलकर खाने खाना बना, एक बड़ा कवि और विद्वान। इससे अकबर का चरित्र पता चलता है, विरोधी के प्रति भी उदारता, जब वो झुक जाए। बिल्कुल। बैरम खान के हटने के बाद कुछ समय के लिए महाम अंगा का प्रभाव रहा। इसे कुछ लोग पर्दा शासन भी कहते हैं, हालांकि शायद ये अतिशयोक्ति हो। उसके बेटे अधम खान का क्या रोल था? अधम खान को मालवा भेजा गया था। उसने वहां काफी क्रूरता दिखाई और लूट का माल भी छुपाया। फिर उसने दरबार में अकबर के एक वजीर की हत्या कर दी। अरे फिर अकबर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने अधम खान को किले की दीवार से नीचे फेंकवा दिया और जब देखा कि जान बाकी है तो दोबारा फेंकवाया। ये 1561 की बात है। इससे तो साफ हो गया कि अब सत्ता पूरी तरह अकबर के हाथ में है, किसी की मनमानी नहीं चलेगी। एकदम। ये एक कड़ा संदेश था। लेकिन चुनौतियां अभी खत्म नहीं हुई थीं। उज़्बेक अमीर बहुत शक्तिशाली थे। पूर्वी यूपी, बिहार, मालवा में उनका दबदबा था। उन्होंने भी विद्रोह किया 1561 से 67 के बीच। हाँ, कई बार।
अब्दुल्ला खान उज़्बेक जैसे बड़े नेता थे, वो अकबर के शासन को चुनौती दे रहे थे। अकबर को कई बार खुद जाना पड़ा इन विद्रोहों को दबाने के लिए। 1565 का जौनपुर का विद्रोह काफी बड़ा था। आखिरकार कब काबू पाया गया इन पर? 1567 तक आते आते इन विद्रोहों को पूरी तरह कुचल दिया गया। इसमें अकबर का दृढ़ संकल्प और शायद थोड़ा भाग्य भी साथ था। और मिर्जाओं का भी जिक्र है, अकबर के रिश्तेदार। हाँ, वो तैमूरी वंश के ही थे, अकबर के दूर के रिश्तेदार। पश्चिमी यूपी में उन्होंने भी सिर उठाया, लेकिन अकबर ने उन्हें भी दबा दिया। तो इन शुरुआती सालों का महत्व क्या है? मतलब इन विद्रोहों को कुचलने से क्या हासिल हुआ? इससे ये स्थापित हो गया कि अकबर किसी भी चुनौती का सामना करने में सक्षम है, चाहे वो कितने भी शक्तिशाली अमीर हों या उसके अपने रिश्तेदार। अब वो साम्राज्य के विस्तार पर ठीक से ध्यान दे सकता था, और यहीं से शुरू होता है साम्राज्य के विस्तार का पहला चरण, लगभग 1560 से 1576 तक। तो पहला निशाना कहाँ था? मालवा, 1561 में। वहां का शासक बाज बहादुर था, है ना, संगीत का शौकीन। हाँ, बाज बहादुर और रानी रूपमती की कहानी काफी मशहूर है। रूपमती अपनी सुंदरता, काव्य और संगीत के लिए जानी जाती थी। मांडू उनकी राजधानी थी। तो मालवा पर हमला किसने किया? मुगल सेनापति था आदम खान, वही महामन अंगा का बेटा। ओ, वही जिसने बाद में वजीर को मारा था। जी, उसने यहां भी बड़ी क्रूरता दिखाई। बाज बहादुर हार गया और भाग गया। रानी रूपमती ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली ताकि वो अदम खान के हरम में जाने से बच सकें। बहुत दुखद। हाँ, अदम खान ने लूट का माल भी छुपाया। जब अकबर को पता चला तो वो खुद मालवा गया और अदम खान को सजा दी, लूट का माल वापस लिया। बाद में पीर मोहम्मद को वहां का गवर्नर बनाया गया। लेकिन बाज बहादुर का क्या हुआ? वो कुछ समय बाद वापस आया, फिर हारा। आखिरकार उसने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली और उसे दरबार में एक मनसबदार बना दिया गया। मालवा मुगल साम्राज्य का हिस्सा बन गया। मालवा के बाद अगला बड़ा अभियान था गढ़कटंगा, यानी गोंडवाना, 1564 में। यहाँ तो रानी दुर्गावती का शासन था। हाँ, चंदेल राजकुमारी थी, राजा दलपत शाह की विधवा। अपने छोटे बेटे वीर नारायण की संरक्षिका के तौर पर शासन कर रही थी। बहुत ही वीर और कुशल शासिका थी। कहा जाता है कि उनका राज्य काफी समृद्ध था। बहुत 20,000 घुड़सवार, बड़ी पैदल सेना, 1000 हाथी। वो खुद शिकार की शौकीन थी, प्रशासन में भी माहिर थी। उनके बारे में कहा जाता है कि शेर दिख जाए तो बिना पानी पिए शिकार करके ही दम लेती थीं। तो उन पर हमला क्यों किया गया? मुगल सेनापति था आसफ खान, इलाहाबाद का सूबेदार। शायद राज्य की समृद्धि ही हमले का एक कारण बनी। और रानी दुर्गावती ने सामना किया पूरी वीरता से, लेकिन मुगलों की सेना संख्या में बहुत ज्यादा थी। रानी घायल हुई और उन्होंने दुश्मनों के हाथ लगने के बजाय खुद ही कटार मारकर आत्महत्या कर ली, चौरागढ़ में, जबलपुर के पास। एक और वीरांगना का दुखद अंत। हाँ, आसफ खान ने वहां भयानक लूटपाट की। सोना, चांदी, जेवर, हाथी, कहते हैं इतना खजाना लूटा कि उसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। अबुल फजल ने लिखा है ऐसा। ज्यादातर खजाना उसने खुद ही रख लिया। फिर अकबर ने कुछ किया? हाँ, अकबर को जब पता चला, उसने आसफ खान को खजाना लौटाने पर मजबूर किया। बाद में संग्राम शाह के एक बेटे चंद्र शाह को राज का एक हिस्सा वापस दे दिया गया। इसके बाद ध्यान राजस्थान और गुजरात की तरफ गया। जी, राजस्थान रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण था। दिल्ली से गुजरात जाने का रास्ता वहीं से गुजरता था और राजपूतों का प्रतिरोध भी एक बड़ी चुनौती थी। चित्तौड़ की घेराबंदी सबसे अहम मानी जाती है, 1567-68 की। बिल्कुल, चित्तौड़ राजपूती आन बान शान का प्रतीक था। राणा उदय सिंह उस वक्त शासक थे। जब मुगलों ने घेरा डाला तो वो पहाड़ियों में चले गए। लेकिन किले की रक्षा किसने की? जयमल और पत्ता, 2 वीर सेनापति, उन्होंने अद्भुत वीरता दिखाई। यहाँ तक कि किले के आसपास के किसानों ने भी लड़ाई में हिस्सा लिया। घेराबंदी काफी लंबी चली। हाँ, लगभग 6 महीने। आखिरकार मुगलों ने हमला किया, बहुत भयंकर लड़ाई हुई और कहा जाता है कि लगभग 30,000 राजपूत योद्धा और किसान मारे गए। जौहर भी हुआ। लेकिन अकबर ने जयमल और पत्ता की वीरता का सम्मान भी किया। हाँ, ये दिलचस्प है। उसने इन दोनों वीरों की हाथी पर बैठी पत्थर की मूर्तियां बनवाकर आगरा के किले के मुख्य दरवाजे पर लगवाईं। दुश्मन की वीरता का भी सम्मान। चित्तौड़ के बाद रणथंभौर पर कब्जा किया गया। 1569 में वहां के हाड़ा शासक सुरजन हाड़ा ने संधि कर ली। और दूसरे राजपूत राज्य 1570 तक जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, ज्यादातर बड़े राजपूत राज्यों ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। कई शासकों ने अपनी बेटियों का विवाह भी अकबर या उसके परिवार में किया। सिर्फ मेवाड़ का प्रतिरोध जारी रहा,
राणा प्रताप के नेतृत्व में। उस पर हम बाद में आएंगे। ठीक है, अब गुजरात की बात करते हैं। 1572-73 की विजय, ये क्यों जरूरी थी? गुजरात बहुत उपजाऊ इलाका था, दस्तकारी बहुत विकसित थी और सबसे बड़ी बात वहां बंदरगाह थे। सूरत, भड़ौच, कैम्बे, विदेशी व्यापार का बड़ा केंद्र था गुजरात। वहां क्या हालात थे? बहादुर शाह की मौत के बाद से ही वहां अव्यवस्था थी। हुमायूं ने भी कुछ समय कब्जा रखा था। अकबर के समय वहां मुजफ्फर शाह तृतीय का नाम मात्र का शासन था, लेकिन असली ताकत अलग अलग गुटों और मिर्जाओं के हाथ में थी, जो अकबर के विद्रोही रिश्तेदार थे। तो अकबर खुद गया गुजरात? हाँ, 1572 में अहमदाबाद पर आसानी से कब्जा हो गया। मुजफ्फर शाह ने आत्मसमर्पण कर दिया। फिर अकबर ने मिर्जाओं पर ध्यान दिया, जो सूरत और बड़ौच की तरफ थे। यहीं पर अकबर ने पहली बार समंदर देखा था, कैम्बे, खंबात में। जी हाँ, और पुर्तगाली व्यापारियों से भी मिला। फिर सूरत का घेरा डाला। यहाँ एक घटना में अकबर की जान खतरे में पड़ गई थी, जिसे राजा भगवंत दास और मान सिंह ने बचाया। आखिरकार मिर्जाओं ने भी हार मान ली और अकबर आगरा लौट आया। हाँ, लेकिन जैसे ही वो लौटा, गुजरात में फिर से विद्रोह हो गया। फिर अब अकबर ने जो किया वो कमाल था। वो बिजली की रफ्तार से वापस गुजरात गया। कहते हैं आगरा से अहमदाबाद का सफर, जो आमतौर पर 6 हफ्ते लेता था, उसने सिर्फ 9 दिन में पूरा किया, वो भी सिर्फ 3000 सैनिकों के साथ। 9 दिन? ये तो अविश्वसनीय है। बिल्कुल। और वहां पहुंचकर उसने लगभग 20,000 की विद्रोही सेना को हरा दिया। ये 1573 की बात है। ये अकबर के सबसे तेज सैन्य अभियानों में से एक माना जाता है। अद्भुत। गुजरात के बाद पूर्वी भारत की बारी आई, बंगाल और बिहार। हाँ, 1574 से 76 के बीच। यहाँ अभी भी अफगानों का काफी असर था। दाऊद खान करानी नाम का शासक था, जो खुद को स्वतंत्र बादशाह समझने लगा था, अपने नाम का खुतबा पढ़वाता था। तो अकबर ने क्या किया? वो खुद पटना तक गया, उसे जीता। फिर उसने अपने अनुभवी सेनापति मुनीम खान, जिसे खाने खाना की उपाधि भी मिली थी, उसको आगे की जिम्मेदारी सौंप दी। दाऊद खान का क्या हुआ? वो बंगाल भाग गया। मुगलों ने पीछा किया। तुकरोई नाम की जगह पर 1575 में लड़ाई हुई। दाऊद खान हारा और उसने संधि कर ली। लेकिन वो माना नहीं। उसने फिर विद्रोह कर दिया। आखिरकार 1576 में राजमहल की लड़ाई में वो बुरी तरह हारा और मारा गया। तो इसके साथ पूर्वी भारत में आखिरी अफगान राज्य भी खत्म हो गया। हाँ, और अकबर के साम्राज्य विस्तार का पहला और सबसे महत्वपूर्ण चरण पूरा हुआ। अब उसके पास एक विशाल साम्राज्य था, काबुल से बंगाल तक, कश्मीर से गुजरात और मालवा तक। इतना बड़ा साम्राज्य जीतना एक बात है, लेकिन उसे चलाना, उसे सुदृढ़ करना, ये तो और भी बड़ी चुनौती होगी। यही पर अकबर के प्रशासनिक सुधार आते हैं। बिल्कुल, खासकर गुजरात विजय के बाद अकबर ने प्रशासन पर बहुत ध्यान दिया। शेरशाह की व्यवस्था अच्छी थी, लेकिन उसके बेटे इस्लाम शाह की मौत के बाद वो गड़बड़ा गई थी। अकबर को काफी हद तक नए सिरे से काम करना पड़ा। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण शायद भू राजस्व प्रशासन था, लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन। हाँ, क्योंकि राज्य की आमदनी का मुख्य स्रोत वही था। शेरशाह के समय रैयत यानी फसल दर के आधार पर लगान तय होता था, लेकिन इसमें दिक्कत ये थी कि हर साल केंद्रीय मूल्य सूची बनाने में देर होती थी, जिससे किसानों को परेशानी होती थी। और दाम अक्सर शाही दरबार के आसपास के तय होते थे, जो गांवों से ज्यादा होते थे। तो अकबर ने क्या किया? शुरू में क्या कोशिशें हुई? शुरू में वार्षिक मूल्यांकन, एनुअल असेसमेंट की कोशिश की गई। कानूनगो, जो स्थानीय वंशानुगत अधिकारी होते थे, उनसे जानकारी ली गई। लेकिन ये कानूनगो अक्सर सही जानकारी छुपाते थे या बढ़ा चढ़ाकर बताते थे। भ्रष्टाचार। हाँ, फिर 1573 में गुजरात से लौटने के बाद एक बड़ा प्रयोग किया गया, करोड़ी प्रयोग। करोड़ी, ये क्या था? तो पूरे उत्तर भारत में करोड़ी नाम के अधिकारी नियुक्त किए गए। उनका काम था अपने इलाके से 1 करोड़ दाम, दाम मतलब तांबे का सिक्का, 1 करोड़ दाम लगभग 2.5 लाख रुपए के बराबर था। लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी काम था जमीन की पैमाइश करना, वास्तविक उपज का पता लगाना, स्थानीय कीमतों का रिकॉर्ड रखना। तो ये एक तरह का सर्वे था। बिल्कुल, बड़े पैमाने पर डेटा कलेक्शन। और इसी डेटा के आधार पर 1580 में दहसाला प्रणाली लागू की गई। दहसाला यानी 10 साल। हाँ, दह मतलब 10। इसमें किसी एक इलाके की पिछले 10 सालों की औसत उपज और औसत कीमतों का हिसाब लगाया गया, और उसके आधार पर लगान तय हुआ। जी, राज्य का हिस्सा उपज का 1/3 1/3 तय किया गया। और सबसे बड़ी बात,
भुगतान नकद में करना होता था। फसल को औसत मूल्य के आधार पर नकदी में बदला जाता था। और जमीन की पैमाइश वो अनिवार्य थी। इसके लिए बांस के डंडे इस्तेमाल होते थे, जिनमें लोहे के छल्ले लगे होते थे, ताकि वो मौसम के साथ सिकुड़े या फैले नहीं। ज्यादा सटीक माप के लिए इस पूरी व्यवस्था को जब्ती प्रणाली भी कहते हैं। हाँ, क्योंकि जमीन की पैमाइश, जब्त और मूल्यांकन पर आधारित थी। दहसाला इसी जब्ती प्रणाली का सबसे विकसित रूप था। ये लाहौर से इलाहाबाद तक और मालवादा गुजरात में लागू की गई। क्या यही एकमात्र प्रणाली थी या और भी तरीके थे लगान वसूलने के? नहीं, और भी प्रणालियां थीं, जैसे बटाई या गल्ला बख्शी। इसमें फसल कटने के बाद खेत में या खलिहान में ही राज्य और किसान के बीच उपज का बंटवारा हो जाता था। ये किसानों के लिए शायद ज्यादा आसान रहा होगा। कुछ मामलों में हाँ, लेकिन इसमें भी ईमानदार अधिकारियों की जरूरत थी। किसानों को अक्सर जब्ती और बटाई में से चुनने की छूट होती थी। और एक नस्क या कनकूत का भी जिक्र आता है। हाँ, ये थोड़ा अस्पष्ट है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि ये एक मोटे अनुमान के आधार पर या पिछले भुगतानों के आधार पर लगान तय करने का तरीका था। कुछ इसे मूल्यांकन का नहीं बल्कि पिछले बकाये की गणना का तरीका मानते हैं। अकबर ने जमीन का वर्गीकरण भी किया था उत्पादन क्षमता के आधार पर। हाँ, ये भी बहुत महत्वपूर्ण कदम था। 4 तरह की जमीनें थीं। पहली पोलज, जिस पर हर साल खेती होती थी, इस पर पूरा लगान लगता था। दूसरी परती, जो अपनी उर्वरता वापस पाने के लिए 1-2 साल खाली छोड़ी जाती थी। जब खेती होती तो पूरा लगान लगता। तीसरी चचर, जो 3-4 साल खाली रहती थी। इस पर धीरे धीरे बढ़ते हुए क्रम में लगान लगाया जाता था, ताकि किसान इसे खेती में लाने के लिए प्रोत्साहित हों। और चौथी बंजर, जो 5 साल या उससे ज्यादा समय से खाली पड़ी हो। इस पर बहुत ही रियायती दरों से लगान शुरू किया जाता था। इसका मकसद क्या था? मकसद साफ था, खेती का विस्तार करना, ज्यादा से ज्यादा जमीन को, खासकर खाली और बंजर जमीन को खेती के लायक बनाना। किसानों की मदद के लिए भी कुछ किया गया, जैसे अगर फसल खराब हो जाए या बीज खरीदने हो। अमिल या अमिल गुजार, जो राजस्व अधिकारी होता था, उसे निर्देश थे कि वो किसानों के लिए पिता समान काम करे। जरूरत पड़ने पर किसानों को तकावी ऋण दिए जाते थे, बीज, औजार, बैल वगैरह खरीदने के लिए। ये आसान किश्तों में वापस लिए जाते थे। अच्छी किस्म के बीज इस्तेमाल करने को भी बढ़ावा दिया जाता था। जमींदारों की क्या भूमिका थी इस व्यवस्था में? जमींदार जमीन पर वंशानुगत अधिकार रखते थे। उन्हें अपनी जमीन से उपज का एक हिस्सा मिलता था। उन्हें बेदखल नहीं किया जा सकता था। और वो भू राजस्व वसूली में सरकार की मदद भी करते थे। मतलब वो एक तरह से मध्यस्थ थे। एक सवाल, क्या ये 10 साला व्यवस्था एक स्थायी बंदोबस्त था, जैसे बाद में अंग्रेजों ने किया? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कोई 10 साल का फिक्स सेटलमेंट नहीं था। राज्य जरूरत पड़ने पर इसमें बदलाव कर सकता था। ये पिछले 10 साल के औसत पर आधारित था, ना कि अगले 10 साल के लिए फिक्स। और राजा टोडरमल का नाम इससे काफी जुड़ा है। क्या ये पूरी तरह उन्हीं का काम था? ये तो हुई भू राजस्व की बात। अब आते हैं सेना और कुलीन वर्ग पर। इतने बड़े साम्राज्य को संभालना, उसकी रक्षा करना, इसके लिए एक मजबूत सेना और एक वफादार नोबिलिटी तो चाहिए ही थी। बिल्कुल। और इसके लिए अकबर ने एक बहुत ही अनूठी व्यवस्था शुरू की, मनसबदारी प्रणाली। मनसबदारी, मनसब का मतलब क्या है? मनसब का सीधा मतलब है पद या रैंक। अकबर के शासन में हर सैन्य और नागरिक अधिकारी को एक मनसब दिया जाता था। ये रैंक कैसे तय होता था? सबसे छोटा और सबसे बड़ा मनसब क्या था? सबसे छोटा मनसब 10 का होता था और अमीरों के लिए सबसे बड़ा 5000 का। बाद में शहजादों और कुछ बहुत खास अमीरों जैसे मिर्जा अजीज कोका या राजा मानसिंह को 7000 तक का मनसब भी दिया गया। ये व्यवस्था औरंगजेब के समय तक चलती रही। इसमें जात और सवार का क्या सिस्टम था? ये कुछ समय बाद आया था? हाँ, लगभग 1594-95 के आसपास ये दोहरी रैंक व्यवस्था लागू हुई, जात और सवार। इनका मतलब क्या था? जात रैंक से अधिकारी का व्यक्तिगत पद, पर्सनल स्टेटस और उसका वेतन तय होता था। ये उसकी हैसियत दिखाता था दरबार में। और सवार? सवार रैंक ये दिखाता था कि उस मनसबदार को कितने घुड़सवार सैनिक रखने और मेंटेन करने हैं। तो क्या जात और सवार रैंक हमेशा बराबर होते थे? जरूरी नहीं। इसी आधार पर मनसबदारों की 3 श्रेणियां बन गईं। पहली श्रेणी वो जिनका सवार रैंक उनके जात रैंक के बराबर होता था। दूसरी श्रेणी वो जिनका सवार रैंक उनके जात रैंक के आधे से ज्यादा होता था। और तीसरी श्रेणी वो जिनका सवार रैंक उनके जात रैंक के आधे से कम होता था। अच्छा, और ये मनसब मिलता कैसे था? क्या ये वंशानुगत था? नहीं, ये योग्यता और बादशाह की नजरे इनायत पर निर्भर करता था। कोई वंशानुगत अधिकार नहीं था। बादशाह किसी को भी मनसब दे सकता था,
उसका प्रमोशन कर सकता था या उसे हटा भी सकता था। और इन मनसबदारों को वेतन कैसे मिलता था? दो तरीके थे, या तो नगद वेतन मिलता था शाही खजाने से, या फिर जागीर दे दी जाती थी। जागीर मतलब किसी इलाके का राजस्व वसूलने का अधिकार। मनसबदार उस इलाके से तय रकम वसूलता था, जिससे वो अपना वेतन और अपने सैनिकों और घोड़ों का खर्च निकालता था। अकबर क्या पसंद करता था, नकद या जागीर? अकबर असल में जागीरदारी व्यवस्था को ज्यादा पसंद नहीं करता था। वो नगद वेतन को प्राथमिकता देता था ताकि केंद्र का नियंत्रण बना रहे, लेकिन वो जागीरदारी को पूरी तरह खत्म नहीं कर पाया। सेना के संगठन में और क्या खास बातें थी? धोखाधड़ी रोकने के लिए कुछ किया क्या? हाँ, दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण थी, दाग और चेहरा। दाग और चेहरा? दाग मतलब घोड़ों को शाही निशान से दागना, ताकि एक ही घोड़े को बार बार निरीक्षण के लिए पेश ना किया जा सके या घटिया घोड़े ना रखे जाएं। और चेहरा? चेहरा मतलब हर सैनिक का पूरा हुलिया, उसका विस्तृत विवरण दर्ज करना, ताकि फर्जी सैनिक ना दिखाए जा सकें। हर अमीर को समय समय पर अपने सैनिकों और घोड़ों का निरीक्षण करवाना पड़ता था। घोड़ों की नस्ल पर भी ध्यान दिया जाता था? बहुत ज्यादा। अच्छी किस्म के अरबी और इराकी घोड़ों पर बहुत जोर था। घुड़सवार सेना मुगल सेना की रीढ़ थी। एक मनसबदार को कितने घोड़े रखने होते थे? नियम तो ये था कि हर 10 घुड़सवारों के लिए कम से कम 20 घोड़े रखे जाएं, ताकि कुछ आराम कर सकें और कुछ जरूरत पड़ने पर बदले जा सकें। लेकिन व्यवहार में ये अनुपात शायद हमेशा पूरा नहीं होता था। सैनिकों की भर्ती कैसे होती थी? क्या एक ही कबीले या इलाके के लोग होते थे? नहीं, अकबर ने इस बात का ध्यान रखा। मनसबदारों को मिलीजुली टुकड़ियां रखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था, मुगल, पठान, हिंदुस्तानी, राजपूत, ताकि किसी एक गुट का दबदबा ना बने और कबीलाई वफादारी से ऊपर उठकर बादशाह के प्रति वफादारी रहे। सैनिकों का वेतन कौन देता था? वेतन मनसबदार के वेतन में ही शामिल होता था। वो अपने सैनिकों को उसमें से भुगतान करता था। एक औसत घुड़सवार का वेतन करीब 20 रुपए महीना होता था, जो उस जमाने में काफी अच्छा था। पैदल सैनिक को करीब 3 रुपए महीना मिलता था। मनसबदारी व्यवस्था क्या पूरी तरह से मुगलों की इजाद थी या कहीं और से ली गई थी? ये काफी हद तक एक अनूठी प्रणाली थी, जिसे मुगलों ने भारत में विकसित किया। इसका पहले कोई सीधा उदाहरण नहीं मिलता। हालांकि सेना को दशमलव प्रणाली 10, 100, 1000 के ग्रुप में संगठित करने का विचार चंगेज खान से प्रभावित हो सकता है। दिल्ली सल्तनत में भी सदी 100 का कमांडर और हजारा 1000 का कमांडर होते थे। सूर शासकों के समय भी शायद कुछ ऐसी व्यवस्था रही हो, लेकिन अकबर ने इसे बहुत व्यवस्थित और व्यापक रूप दिया। मनसबदारों को रैंक के हिसाब से क्या कहा जाता था? 500 जात से नीचे वालों को सिर्फ मनसबदार कहते थे। 500 से 2500 जात तक वालों को अमीर कहा जाता था, और 2500 जात या उससे ऊपर वालों को अमीर आजम या उम्दाए आजम कहते थे। इन मनसबदारों का खर्चा सिर्फ सैनिकों और घोड़ों पर ही होता था या और भी कुछ रखना पड़ता था? नहीं, और भी बहुत खर्चे थे। वेतन के अलावा उन्हें हाथी, बोझ ढोने वाले जानवर जैसे ऊंट, खच्चर और गाड़ियां भी रखनी पड़ती थी। कोई उदाहरण है? जैसे 5000 जात वाले को क्या क्या रखना होता था? हाँ, एक अंदाजे के मुताबिक 5000 जात वाले मनसबदार को लगभग 3400 घोड़े, 100 हाथी, 400 ऊंट, 100 खच्चर और 160 गाड़ियां रखनी होती थीं। बाप रे, इतना सब! तो वेतन भी अच्छा मिलता होगा? बहुत अच्छा। कहा जाता है कि मुगल मनसबदारों का वेतन दुनिया में सबसे ज्यादा था। 5000 के मनसबदार को करीब 30,000 रुपए महीना, 3000 वाले को 17,000 रुपए और 1000 वाले को 8,200 रुपए महीना मिलता था। एक सामान्य सदी 100 का मनसबदार को भी साल का 7,000 रुपए मिल सकता था। लेकिन इसमें से काफी खर्च भी हो जाता होगा। हाँ, अनुमान है कि वेतन का लगभग 1/4 हिस्सा तो सिर्फ परिवहन दल, ट्रांसपोर्ट कॉर्प्स पर ही खर्च हो जाता था। घुड़सवार सेना के अलावा और कौन सी सैन्य टुकड़ियां थीं? एक खास तरह के सैनिक थे, आहदी। आहदी ये कौन थे? इन्हें जेंटलमैन ट्रूपर्स कह सकते हैं। ये बादशाह के अपने सैनिक होते थे, सीधे उसके प्रति जवाबदेह। इन्हें वेतन भी बहुत अच्छा मिलता था, करीब 500 रुपए महीना, जो बाद में 800 तक हो गया। इनका मस्टर मास्टर भी अलग होता था। ये काफी प्रतिष्ठित सैनिक माने जाते थे। और तोपखाना, आर्टिलरी? अकबर को तोपों में खासी दिलचस्पी थी। उसके पास भारी तोपें भी थीं, जो किले तोड़ने के काम आती थीं, और हल्की तोपें भी, जिन्हें हाथी या ऊंट पर ले जाया जा सकता था। जब बादशाह राजधानी से बाहर जाता था, तो एक बड़ा तोपखाना पार्क साथ चलता था। नौसेना के बारे में क्या? क्या अकबर ने नेवी बनाने की कोशिश की? ये मुगल साम्राज्य की एक बड़ी कमजोरी रही। शायद अकबर ने कभी मजबूत समुद्री नौसेना बनाने की योजना बनाई हो, इसका स्पष्ट प्रमाण नहीं है।
हाँ, पूर्वी भारत के अभियानों के लिए, खासकर बंगाल में नदियों के लिए, उसने युद्ध नौकाओं का एक अच्छा बेड़ा जरूर तैयार करवाया था। कुछ नावें तो काफी बड़ी थी, 30 मीटर लंबी और 350 टन तक वजन ले जाने वाली, लेकिन समंदर में पुर्तगालियों का दबदबा बना रहा। ये तो हुई सेना की बात। अब सरकार के संगठन पर आते हैं। केंद्रीय और स्थानीय स्तर पर क्या बदलाव किया अकबर ने? स्थानीय प्रशासन में ज्यादा बदलाव नहीं हुआ। परगना और सरकार, जो जिले जैसा था, की इकाइयां पहले की तरह चलती रहीं। सरकार का मुख्य अधिकारी फौजदार होता था, जो कानून व्यवस्था देखता था, और अमलगुजार या अमिल राजस्व का आकलन और वसूली करता था। केंद्रीय प्रशासन में क्या हुआ? साम्राज्य की भूमि को मुख्य रूप से 3 हिस्सों में बांटा गया था। जागीर भूमि, जो मनसबदारों को वेतन के बदले दी जाती थी, खालिसा भूमि, जिसका राजस्व सीधे शाही खजाने में जाता था, और इनाम भूमि, जो धार्मिक विद्वानों या जरूरतमंदों को अनुदान में दी जाती थी। अमलगुजार खालिसा भूमि की देखरेख भी करता था। जो स्वायत्त राजा थे, उन्हें अपने इलाकों में पहले की तरह राजस्व व्यवस्था जारी रखने की इजाजत थी। केंद्र सरकार के विभागों में क्या फेरबदल हुए? दिल्ली सल्तनत से क्या अलग था? ढांचा काफी हद तक दिल्ली सल्तनत से विकसित हुआ था, लेकिन अकबर ने विभागों का पुनर्गठन किया और नियम कायदे ज्यादा स्पष्ट किए। मध्य एशियाई और तैमूरी परंपरा में एक बहुत शक्तिशाली वजीर होता था, जो लगभग सभी विभागों का प्रमुख होता था। बैरम खान ने वकील के रूप में इसी तरह की शक्ति का इस्तेमाल किया था। लेकिन अकबर ने इसे बदल दिया? हाँ, अकबर ने शक्तियों का बंटवारा किया। उसने वकील का पद खत्म तो नहीं किया, लेकिन उसे लगभग शक्तिहीन और सिर्फ एक सजावटी पद बना दिया। ये पद समय समय पर बड़े और भरोसेमंद अमीरों को दिया जाता रहा, लेकिन असली शक्ति उसके पास नहीं थी। तो असली शक्ति किसके पास थी? शक्ति को 4 मुख्यमंत्रियों या विभागों में बांटा गया। पहला और सबसे महत्वपूर्ण था दीवान या वजीर, लेकिन अब वो प्रधानमंत्री जैसा नहीं था, बल्कि मुख्य रूप से राजस्व विभाग का प्रमुख था। सारी आय व्यय का हिसाब, खालिसा, जागीर, इनाम भूमि, सब उसके नियंत्रण में था। वो अब प्रमुख सलाहकार नहीं, बल्कि राजस्व का विशेषज्ञ था। कई बार 2 लोगों को संयुक्त रूप से भी दीवान बनाया गया। दूसरा कौन था? मीर बख्शी। ये सैन्य विभाग का प्रमुख था। मनसबदारों की नियुक्ति, उनके वेतन, प्रमोशन की सिफारिशें बादशाह को मीर बख्शी के जरिए ही जाती थी। वो खुफिया एजेंसियों, बरीद, वाकया नवीस का भी प्रमुख था। दरबार में सारी रिपोर्टें उसी के माध्यम से पेश होती थी। तो दीवान और मीर बख्शी बराबर के पद थे? लगभग बराबर, और वो एक दूसरे पर नियंत्रण भी रखते थे। दीवान वेतन जारी करता था, लेकिन मीर बख्शी की सिफारिश पर। मीर बख्शी सैनिकों का प्रमुख था, लेकिन वेतन दीवान के विभाग से आता था। ये चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम था। तीसरा कौन था? मीर सामान। ये शाही घराने की जरूरतों, जिसमें हरम भी शामिल था, का प्रभारी था। शाही कारखानों यानी वर्कशॉप्स की देखरेख भी उसी के जिम्मे थी। दरबार का शिष्टाचार, बादशाह के अंगरक्षक, ये सब भी उसके नियंत्रण में थे। ये बहुत भरोसे का पद था और केवल बहुत विश्वासपात्र अमीरों को ही दिया जाता था। और चौथा? सद्रुस सुदूर। ये न्याय विभाग का प्रमुख था, यानी मुख्य काजी, और साथ ही धर्मार्थ अनुदान यानी मदद-ए-माश या इनाम भूमि का भी प्रभारी था। लेकिन इस पद में बाद में भ्रष्टाचार की शिकायतें आई थीं। हाँ, काफी शिकायतें आईं, खासकर अब्दुल नबी खान के समय, जो मुख्य सद्र था। उस पर अनुदान देने में धांधली और दूसरी गड़बड़ियों के आरोप लगे। अकबर इससे बहुत नाराज हुआ। उसने इनाम भूमि की पूरी जांच करवाई। अब्दुल नबी को मक्का भेज दिया गया, जहां उसकी हत्या हो गई। फिर अकबर ने क्या बदलाव किए? उसने सद्र, अनुदान और काजी, न्याय के कामों को अलग कर दिया। इनाम भूमि को 6 अलग-अलग क्षेत्रों में बांट दिया और हर क्षेत्र के लिए अलग अधिकारी नियुक्त किए। अनुदान की नीति भी बदली। अब सिर्फ मुसलमानों को नहीं, बल्कि सभी धर्मों के योग्य और जरूरतमंद लोगों को अनुदान दिया जाने लगा। शर्त यह होती थी कि अनुदान में दी जाने वाली ज्यादातर जमीन बंजर हो, जिसे वो लोग खेती लायक बनाएं। अकबर खुद कितना समय देता था प्रशासन को? क्या वो आम लोगों के लिए सुलभ था? हाँ, उसका दैनिक कार्यक्रम काफी व्यवस्थित था। वो सुबह झरोखा दर्शन देता था, जहां आम लोग उसकी एक झलक पा सकते थे। फिर दीवाने आम में खुला दरबार लगता था, जहां कोई भी अपनी फरियाद लेकर आ सकता था। और फिर गुसल खाना या दीवाने खास में वो अपने मंत्रियों और खास लोगों से निजी चर्चा और मंत्रणा करता था। प्रांतीय प्रशासन के बारे में क्या? साम्राज्य को सूबों में कब बांटा गया? ये लगभग 1580 में हुआ। साम्राज्य को 12 सूबों में बांटा गया। बंगाल, बिहार, इलाहाबाद, अवध, आगरा, दिल्ली, लाहौर, मुल्तान, काबुल, अजमेर, मालवा और गुजरात। बाद में कुछ और सूबे जुड़े। हर सूबे का प्रशासन कैसे चलता था?
हर सूबे में केंद्र की तरह ही शक्तियों का बंटवारा था। प्रमुख अधिकारी थे सूबेदार यानी गवर्नर, जो कानून व्यवस्था और सामान्य प्रशासन देखता था, दीवान जो राजस्व मामलों का प्रमुख था और सीधे केंद्रीय दीवान को जवाबदेह था, बख्शी जो प्रांतीय सेना की देखरेख करता था, सद्र धार्मिक अनुदान और न्याय, काजी मुख्य न्यायाधीश और वाक्यानवीस जो खुफिया रिपोर्ट केंद्र को भेजता था। तो यहाँ भी सूबेदार और दीवान एक दूसरे पर नियंत्रण रखते थे। बिल्कुल, सूबेदार सबसे बड़ा अधिकारी था, लेकिन वित्तीय मामलों में दीवान स्वतंत्र था और सीधे केंद्र से जुड़ा था। ये भी चेक्स एंड बैलेंसेस का ही एक उदाहरण था। ये तो हुआ प्रशासन का ढांचा। अब बात करते हैं अकबर की उस नीति की जो शायद उसकी सबसे चर्चित नीतियों में से एक है, राजपूतों के साथ संबंध। इसकी पृष्ठभूमि क्या थी? देखिए, राजपूत उस वक्त उत्तर भारत की एक बड़ी राजनीतिक और सैन्य शक्ति थे। वो शक्तिशाली राजा भी थे और बड़े जमींदार भी। हुमायूं ने भी उनके साथ अच्छे संबंध बनाने की कोशिश की थी। अबुल फजल लिखता है कि अकबर ने जमींदारों, खासकर राजपूतों का दिल जीतने के लिए उनके साथ वैवाहिक संबंध बनाने की नीति अपनाई। इसका पहला बड़ा उदाहरण कब देखने को मिला? सबसे पहला बड़ा उदाहरण मेवात के जमाल खां मेवाती का है, जिसने हुमायूं की अधीनता मानी थी। उसने अपनी एक बेटी का विवाह बैरम खान से और छोटी बहन का अकबर से किया था। लेकिन राजपूत राजाओं के साथ पहला महत्वपूर्ण गठबंधन 1562 में हुआ, आमेर के राजा भारमल के साथ। जी हाँ, अकबर 1562 में अजमेर जा रहा था, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर। रास्ते में राजा भारमल उससे मिला। वो स्थानीय मुगल गवर्नर से कुछ परेशान था। उसने अकबर को व्यक्तिगत रूप से अपनी वफादारी पेश की और अपनी बेटी हरखाबाई का विवाह अकबर से करके इस गठबंधन को और मजबूत किया। यही हरखाबाई बाद में मरियम-उज़-ज़मानी कहलाईं और जहांगीर की मां बनी। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा मोड़ था। इस विवाह के बाद राजा भारमल, उसके बेटे भगवंत दास और पोते मानसिंह को मुगल दरबार में बहुत ऊंचे पद और सम्मान मिला। भगवंत दास और मानसिंह को 5000 और 7000 जैसे बड़े मनसब दिए गए, जो उस समय शहजादों के अलावा किसी को नहीं मिलते थे। अकबर की राजपूत नीति की खास बातें क्या थीं? क्या सिर्फ शादी करना ही शर्त थी? नहीं, शादी करना अधीनता स्वीकार करने की अथेली शर्त नहीं थी। जैसे रणथंबोर के सुरजनहाड़ा ने बिना वैवाहिक संबंध बनाए अधीनता स्वीकार की और उसे भी अच्छा पद मिला। गढ़कटांगा के मामले में भी ऐसा ही हुआ। बाद में सिरोही और बांसवाड़ा के शासकों ने अधीनता मानी, तब भी विवाह नहीं हुआ। लेकिन कई बड़े राजपूत घरानों से शादियां हुईं। हाँ, जोधपुर, मालदेव के बेटे उदय सिंह, जिन्हें मोटा राजा भी कहते हैं, बीकानेर, जैसलमेर के शासकों ने भी अकबर या उसके बेटों के साथ अपनी बेटियों का विवाह किया। इन राजपूत रानियों को दरबार में कैसी स्थिति मिलती थी? क्या उन्हें अपना धर्म छोड़ना पड़ता था? नहीं, ये अकबर की नीति की खास बात थी। हिंदू पत्नियों को महल में अपने धर्म का पालन करने की पूरी आजादी थी। उनके लिए पूजा पाठ की व्यवस्था भी की जाती थी। उनके माता पिता और रिश्तेदारों को भी दरबार में पूरा सम्मान और ऊंचे पद दिए जाते थे। राजपूतों को प्रशासन और सेना में भी बड़े पद मिले। हाँ, बहुत महत्वपूर्ण पद दिए गए। उन्हें सूबेदार, सेनापति बनाया गया। राजा मानसिंह, राजा भगवंत दास, राजा टोडरमल, जो खत्री थे, राजपूत नहीं पर हिंदू थे, बीरबल, ये सब अकबर के प्रशासन के महत्वपूर्ण स्तंभ थे। अकबर की उदार धार्मिक नीति का भी इसमें हाथ था, जैसे जिजिया हटाना। बिल्कुल, 1564 में जिजिया कर हटाना, जो गैर मुसलमानों पर लगता था, एक बहुत बड़ा कदम था। उससे पहले तीर्थयात्रा कर भी हटा दिया था। युद्ध बंदियों को जबरदस्ती मुसलमान बनाने पर रोक लगा दी थी। इन सब कदमों से हिंदुओं, खासकर राजपूतों के मन में भरोसा पैदा हुआ। ये नीति उन्हें बराबर का नागरिक मानने और मुस्लिम उलेमाओं के दबदबे को कम करने की दिशा में थी। लेकिन एक राजपूत राज्य था जिसने ये अधीनता आसानी से स्वीकार नहीं की, मेवाड़। हाँ, मेवाड़ का सिसोदिया वंश। उन्होंने मुगल अधीनता का लगातार और मजबूती से विरोध किया। चित्तौड़ की विजय 1568 के बाद भी मेवाड़ का एक बड़ा हिस्सा राणा के नियंत्रण में रहा। राणा उदय सिंह के बाद गद्दी पर कौन बैठा? उनके बेटे राणा प्रताप। 1572 में राणा प्रताप ने अपने पिता की नीति को जारी रखा और मुगल अधीनता स्वीकार करने से साफ इनकार कर दिया। अकबर ने उन्हें मनाने की कोशिश की, दूत भेजे? हाँ, कई दूता मंडल भेजे गए। राजा मानसिंह खुद गए थे। एक कहानी मशहूर है कि राणा प्रताप ने मानसिंह के साथ भोजन करने से इनकार कर दिया क्योंकि वो मुगलों से मिल गया था और मानसिंह ने अपमानित महसूस किया। हालांकि इतिहासकार मानते हैं कि ये कहानी शायद बाद में गढ़ी गई, लेकिन ये राणा प्रताप के दृढ़ संकल्प को जरूर दिखाती है। राजा भगवंत दास और राजा टोडरमल भी दूत बनकर गए, लेकिन बात नहीं बनी। और फिर वह हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में। जी हाँ,
जून 1576 अकबर खुद अजमेर तक आया और उसने मानसिंह को करीब 5000 सैनिकों के साथ राणा प्रताप के खिलाफ भेजा। लड़ाई कहाँ हुई? कुंभलगढ़ के पास हल्दी घाटी का मशहूर दर्रा है, बहुत तंग रास्ता। राणा प्रताप ने वही मोर्चाबंदी की। राणा प्रताप की सेना में कौन कौन थे? राजपूत तो थे ही, साथ में हाकिम खान सूर के नेतृत्व में एक अफगान टुकड़ी भी थी और भील धनुर्धारी भी उनकी सेना का अहम हिस्सा थे। ये दिखाता है कि ये लड़ाई सिर्फ हिंदुओं और मुसलमानों या भारतीयों और विदेशियों के बीच नहीं थी। मानसिंह मुगल सेना का नेतृत्व कर रहे थे। लड़ाई कैसी रही? बहुत भीषण। कहा जाता है कि शुरुआत में राजपूतों का पलड़ा भारी था, लेकिन मुगलों की संख्या ज्यादा थी और उनके पास तोपें भी थीं। राणा प्रताप बुरी तरह घायल हो गए, लेकिन उनके साथियों ने उन्हें युद्ध के मैदान से सुरक्षित निकाल लिया। उनका घोड़ा चेतक भी इसी लड़ाई में मारा गया। तो जीत मुगलों की हुई है? हाँ, मैदान पर मुगलों का कब्जा हुआ, लेकिन वो राणा प्रताप को पकड़ नहीं पाए और यही उनकी मुख्य हार थी। ये राणा प्रताप की मुगलों से आखिरी बड़ी लड़ाई थी? हाँ, आमने सामने की आखिरी बड़ी लड़ाई थी। इसके बाद राणा प्रताप ने पहाड़ों में शरण ली और गुरिल्ला युद्ध की नीति अपनाई। उन्होंने मुगलों को चैन से नहीं बैठने दिया। लेकिन क्या हल्दी घाटी की हार ने राणा प्रताप का हौसला तोड़ दिया? बिल्कुल नहीं, वो आजादी के लिए लड़ते रहे। हालांकि अकबर की उदार राजपूत नीति की वजह से ज्यादातर दूसरे राजपूत राज्य मुगलों के साथ हो गए थे, जिससे मेवाड़ काफी हद तक अकेला पड़ गया था। मुगलों ने उन्हें पकड़ने की कोशिश जारी रखी? हाँ, उन्हें कुंभलगढ़ और उदयपुर से भी खदेड़ दिया गया, लेकिन भीलों की मदद से उन्होंने अपना संघर्ष जारी रखा। फिर 1579 के बाद बंगाल बिहार में बड़े विद्रोह शुरू हो गए, तो मेवाड़ पर मुगल दबाव कुछ कम हुआ। राणा प्रताप ने इसका फायदा उठाया? हाँ, उन्होंने इस मौके का फायदा उठाकर कुंभलगढ़ और चित्तौड़ के आसपास के कई इलाकों पर फिर से कब्जा कर लिया। हालांकि चित्तौड़ का किला उन्हें वापस नहीं मिला। उन्होंने चावंड को अपनी नई राजधानी बनाया। उनकी मृत्यु कब हुई? 1597 में 51 साल की उम्र में। कहा जाता है कि एक शिकार के दौरान धनुष की डोरी खींचते वक्त लगी चोट के कारण उनकी मृत्यु हुई। मेवाड़ के अलावा मारवाड़, जोधपुर से भी कुछ संघर्ष हुआ था? हाँ, राजा मालदेव की मृत्यु 1562 के बाद वहां उत्तराधिकार का विवाद हुआ। अकबर ने हस्तक्षेप किया। मालदेव के छोटे बेटे चंद्रसेन को गद्दी मिली थी, लेकिन मुगल दबाव के कारण उसे राज्य छोड़ना पड़ा। चंद्रसेन ने भी राणा प्रताप की तरह अधीनता स्वीकार नहीं की और गुरिल्ला युद्ध जारी रखा। 1581 में उसकी मृत्यु हो गई। फिर जोधपुर किसे मिला? अकबर ने चंद्रसेन के भाई उदय सिंह, मोटा राजा, को जोधपुर का शासक बना दिया। उदय सिंह ने अपनी बेटी जगत गोसाई या जोधाबाई का विवाह अकबर के बेटे सलीम जहांगीर से किया। यही शाहजहां की मां थीं। तो कुल मिलाकर अकबर की राजपूत नीति का क्या प्रभाव पड़ा? ये बेहद सफल रही। राजपूतों का समर्थन और उनकी सेवाएं मुगल साम्राज्य के लिए बहुत फायदेमंद साबित हुईं। उनकी वफादारी साम्राज्य के सुदृढ़ीकरण और विस्तार में एक महत्वपूर्ण कारक बनी। राजस्थान में काफी हद तक शांति स्थापित हुई और राजपूतों को भी साम्राज्य के दूर दराज के इलाकों में सेवा करने और अपनी शक्ति बढ़ाने का मौका मिला। उन्हें शाही सेवा में बड़े पद और अपनी पुश्तैनी जागीरें मिली, जिससे उनकी स्थिति और मजबूत हुई। क्या ये नीति जहांगीर और शाहजहां के समय भी जारी रही? हाँ, काफी हद तक। जहांगीर की मां खुद राजपूत राजकुमारी थीं। जहांगीर ने भी कछवाहा और जोधपुर राजकुमारी से विवाह किया। जैसलमेर और बीकानेर की राजकुमारियों का विवाह भी मुगल शाही परिवार में हुआ। और मेवाड़ के साथ समझौता कब हुआ? ये जहांगीर के समय की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। राणा प्रताप के बेटे राणा अमर सिंह ने आखिरकार 1615 में मुगल अधीनता स्वीकार कर ली। जहांगीर ने उनके खिलाफ कई अभियान भेजे थे। ये समझौता कैसे हुआ? शाहजादा खुर्रम, जो बाद में शाहजहां बना, के नेतृत्व में आखिरी अभियान बहुत सफल रहा। मेवाड़ पर भारी सैन्य दबाव डाला गया, खेती को बर्बाद कर दिया गया। आखिरकार अमर सिंह संधि के लिए तैयार हो गए। संधि की शर्तें क्या थीं? शर्तें सम्मानजनक थी। अमर सिंह को खुद मुगल दरबार में पेश होने से छूट दी गई। उनका बेटा करण सिंह दरबार में गया, उसे 5000 का मनसब मिला। मेवाड़ के सभी जीते हुए इलाके चित्तौड़ समेत वापस कर दिए गए। बस एक शर्त थी कि चित्तौड़ के किले की मरम्मत नहीं की जाएगी। तो इस तरह अकबर ने जो काम शुरू किया था वो जहांगीर ने पूरा किया और राजपूतों के साथ गठबंधन को और मजबूत किया। बिल्कुल। लेकिन ऐसा नहीं था कि अकबर के शासन में सब शांति रहा। विद्रोह भी हुए, राजपूत नीति और प्रशासनिक सुधारों के बावजूद। हाँ, 1580-81 में एक बहुत बड़ा और गंभीर विद्रोह हुआ। ये कहाँ हुआ और क्यों हुआ? ये मुख्य रूप से बंगाल और बिहार में केंद्रित था। इसके कई कारण थे। एक तो प्रशासन में जो सख्ती लाई जा रही थी, खासकर दाग प्रणाली का सख्ती से लागू होना और जागीरों का ऑडिट होना, इससे कई अमीर नाराज थे। कुछ अधिकारी भी अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे थे। और कोई कारण? धार्मिक नीतियों का भी कुछ रोल था? हाँ, अकबर की उदार धार्मिक नीतियों और राजस्व मुक्त भूमि, मदद ए माश की जांच और वापसी से
कुछ कट्टरपंथी उलेमा और धार्मिक विद्वान भी नाराज थे। इन सब ने मिलकर विद्रोह की आग भड़काई। विद्रोह कितना गंभीर था? काफी गंभीर था। विद्रोहियों ने अकबर के सौतेले भाई मिर्जा हाकिम, जो काबुल का शासक था, उसे अपना बादशाह घोषित कर दिया। अकबर के खिलाफ फतवे भी जारी किए गए। उसे इस्लाम विरोधी बताया गया। स्थिति इसलिए भी नाजुक थी क्योंकि पूर्वी भारत में बड़ी संख्या में अफगान भी थे जो मुगलों के खिलाफ उठ खड़े होने को तैयार थे। अकबर ने इसका सामना कैसे किया? अकबर ने धैर्य नहीं खोया। उसने राजा टोडरमल और राजा मानसिंह जैसे योग्य सेनापतियों के नेतृत्व में सेनाएं भेजी। मिर्जा हाकिम पंजाब की तरफ बढ़ रहा था तो अकबर खुद एक बड़ी सेना लेकर लाहौर की ओर बढ़ा। मिर्जा हाकिम का क्या हुआ? जैसे ही उसने सुना कि अकबर खुद आ रहा है, वो पीछे हट गया। अकबर ने उसका पीछा काबुल तक किया 1581 में। काबुल पर कब्जा कर लिया? हाँ, लेकिन अकबर ने फिर उदारता दिखाई। मिर्जा हाकिम ने माफी मांग ली और अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। अकबर ने काबुल का शासन उसकी बहन बख्तुन्निसा बेगम को सौंप दिया और वापस आ गया। ये अकबर के आत्मविश्वास को दिखाता है। तो ये विद्रोह भी दबा दिया गया? हाँ, पूरी तरह से। और इस विद्रोह का दमन सिर्फ अकबर के विरोधियों की हार नहीं थी, बल्कि ये अकबर द्वारा लागू की गई नई प्रशासनिक व्यवस्था की सफलता भी थी। इसके बाद अकबर का ध्यान किस तरफ गया? अब वो साम्राज्य की सीमाओं को और सुरक्षित और विस्तारित करने पर ध्यान दे सकता था। उसकी नजर दक्कन पर भी थी, लेकिन उससे पहले उत्तर पश्चिम की स्थिति ने उसका ध्यान खींचा। उत्तर पश्चिम में क्या हो रहा था? मध्य एशिया में अब्दुल्ला खान उज़्बेक बहुत शक्तिशाली हो गया था। उसने 1584 में बदख्शां पर कब्जा कर लिया, जो तैमूरियों के पास था। उन्होंने अकबर से मदद मांगी। और मिर्जा हाकिम का क्या हुआ? 1585 में उसकी मौत हो गई। कहते हैं ज्यादा शराब पीने की वजह से। इससे काबुल में अस्थिरता पैदा हो गई। अकबर ने क्या किया? उसने तुरंत राजा मानसिंह को काबुल भेजा और खुद अटक सिंधु नदी के पास पहुंच गया। अगले 13 साल 1598 तक अकबर लाहौर या उसके आसपास ही रहा ताकि उत्तर पश्चिम पर नजर रख सके। इस दौरान उत्तर पश्चिम में और क्या विजय हासिल हुई? उत्तर पश्चिम की सड़कों और दर्रों को सुरक्षित करना जरूरी था। उज़्बेकों और अफगान कबीलों से निपटना था। 1586 में कश्मीर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। फिर बलूचिस्तान पर भी कब्जा हुआ। तिब्बत खुर्द और तिब्बत बुजुर्ग, लद्दाख और बाल्टिस्तान समेत पूरा कश्मीर मुगल नियंत्रण में आ गया। अफगान कबीलों के साथ भी संघर्ष हुआ? हाँ, खासकर यूसुफजई कबीले के साथ, जो खैबर दर्रे के आसपास रहते थे। इसी अभियान में अकबर के नवरत्नों में से एक राजा बीरबल की मृत्यु हुई। यह अकबर के लिए बड़ा व्यक्तिगत सदमा था। धीरे धीरे इन कबीलों को भी अधीनता स्वीकार करने पर मजबूर किया गया। तो उत्तर पश्चिम की सीमा सुरक्षित हो गई। हाँ, ये अकबर के शासन की एक बड़ी उपलब्धि थी, एक वैज्ञानिक सीमा का निर्धारण और उसे सुरक्षित करना। इसके बाद 1590 में सिंध पर भी कब्जा कर लिया गया। और भारत के दूसरे हिस्सों में? इस दौरान पूर्वी और पश्चिमी भारत में भी साम्राज्य को मजबूत किया गया। राजा मानसिंह ने उड़ीसा को जीता और बंगाल में कूच बिहार और पूर्वी बंगाल के कुछ हिस्सों पर कब्जा किया। मिर्जा अजीज कोका ने काठियावाड़, गुजरात में विजय हासिल की। और दक्कन की तरफ? हाँ, उत्तर पश्चिम की स्थिति संभलने के बाद अकबर ने दक्कन की ओर ध्यान दिया। खाने खाना मुनीम खान को शहजादा मुराद के साथ दक्कन का प्रभारी बनाया गया। यहीं से अहमदनगर के साथ लंबा संघर्ष शुरू हुआ और इसी दौरान मुगलों का पहली बार मराठों से सीधा संपर्क हुआ। तो अकबर के शासनकाल के अंत तक उत्तर भारत का राजनीतिक एकीकरण हो चुका था और दक्कन में प्रवेश शुरू हो गया था। बिल्कुल। और इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह थी कि इस विशाल साम्राज्य के भीतर लोगों का सांस्कृतिक और भावनात्मक एकीकरण भी तेजी से हो रहा था। यहीं पर अकबर की धार्मिक और सामाजिक नीतियां सामने आती हैं, है ना? एकीकरण की दिशा में उसके प्रयास। जी, 15वीं सदी से ही कई शासक जैसे कश्मीर के ज़ैनुल आबिदीन या बंगाल के हुसैन शाह हिंदुओं और मुसलमानों के बीच बेहतर समझ बनाने की कोशिश कर रहे थे। संस्कृत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद, धार्मिक सहिष्णुता, हिंदुओं को ऊंचे पद देना, ये सब पहले भी हो रहा था। और भक्ति और सूफी संतों का भी प्रभाव था। कबीर, नानक जैसे संत। हाँ, उन्होंने प्रेम और भक्ति पर आधारित एक ऐसे धर्म पर जोर दिया था जो बाहरी कर्मकांडों से परे था। तो अकबर के जन्म और पालन पोषण के समय माहौल में एक उदारता पहले से मौजूद थी। अकबर ने सत्ता संभालने के बाद इस दिशा में क्या शुरुआती कदम उठाए? हमने पहले जिक्र किया, 1564 में जिजिया हटाया, उससे पहले तीर्थयात्रा कर हटाया, युद्ध बंदियों का जबरन धर्म परिवर्तन बंद करवाया। ये बहुत बड़े कदम थे।
इनका मकसद क्या था? मकसद था ये दिखाना कि साम्राज्य में रहने वाले सभी नागरिक बराबर हैं, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो, और एक ऐसे साम्राज्य की नींव रखना जो सिर्फ मुसलमानों का ना हो बल्कि सबका हो। उसकी उदार राजपूत नीति भी इसी का हिस्सा थी। हाँ, राजपूतों से विवाह करना, उन्हें ऊंचे मनसब देना, उनकी रानियों को धार्मिक स्वतंत्रता देना, और सिर्फ राजपूत ही नहीं, दूसरे हिंदुओं को भी योग्यता के आधार पर बड़े पद दिए गए, जैसे राजा टोडरमल जो राजस्व मंत्री बने, या बीरबल जो अकबर के बहुत करीबी और नवरत्नों में से एक थे। अकबर का अपना नजरिया क्या था शासन और धर्म को लेकर? अबुल फजल बताता है कि अकबर मानता था कि संप्रभुता या बादशाहत ईश्वर का एक दिव्य प्रकाश है, जिसे फर्रे-इज़ादी कहा गया। सच्चा बादशाह ईश्वर और अपनी प्रजा के बीच एक माध्यम होता है। और सच्चे बादशाह की पहचान क्या है? उसकी पहचान है उसका अपनी प्रजा के प्रति पिता जैसा प्रेम, बिना किसी पंथ या धर्म के भेदभाव के सबके प्रति उदारता, न्याय सुनिश्चित करना और शांति बनाए रखना। यही उसके सुलह कुल की नीति का आधार था। सुलह ए कुल यानी सबके लिए शांति। हाँ, किसी को भी उसके धार्मिक विश्वासों की वजह से परेशान ना किया जाए, सबको अपने तरीके से ईश्वर की उपासना करने की आज़ादी हो। अकबर की अपनी धार्मिक और दार्शनिक रुचि कैसी थी? क्या वो शुरू से ही इतना उदार था? नहीं, शुरू में वो काफी हद तक एक रूढ़िवादी सुन्नी मुसलमान था। वो मुख्य काजी अब्दुल नबी खान का बहुत सम्मान करता था, यहाँ तक कि एक बार उसने उनकी जूतियां भी उठाई थीं। फिर बदलाव कैसे आया? धीरे धीरे उस पर रहस्यवाद, मिस्टिसिज्म का प्रभाव पड़ा। वो ईश्वर के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए रातें इबादत और चिंतन में बिताने लगा। कहते हैं आगरा के पास एक पुरानी इमारत के पत्थर पर अकेले बैठकर वो सुबह की प्रार्थना करता था। और रूढ़िवादी उलेमा से उसका मुंहभंग क्यों हुआ? इसका एक बड़ा कारण था इबादत खाना। इबादत खाना ये क्या था और कब बना? अकबर ने 1575 में फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना यानी पूजा का घर बनवाया। यहाँ वो धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करवाता था। शुरू में यहाँ कौन लोग आते थे? शुरू में सिर्फ मुस्लिम उलेमा ही आते थे, सुन्नी, शिया, मेहदवी। लेकिन उनके बीच आपस में ही इतने मतभेद थे, वो एक दूसरे पर कीचड़ उछालते थे, झगड़ते थे। उनके व्यवहार, उनके अहंकार और उनकी संकीर्णता ने अकबर को बहुत निराश किया। तो फिर अकबर ने क्या किया? उसने इबादत खाने के दरवाजे सभी धर्मों के लिए खोल दिए। हिंदू पंडित, जैन मुनि, पारसी दस्तूर, ईसाई पादरी, यहाँ तक कि नास्तिक भी वहां आने लगे और अपनी बात रखने लगे। इससे क्या नतीजा निकला? क्या विभिन्न धर्मों के बीच समझ बढ़ी? नहीं, उल्टा हुआ। बहसें और तीखी हो गईं, कड़वाहट बढ़ गई। अकबर शायद ये देखकर और निराश हुआ कि धर्म के ठेकेदार सत्य की खोज की बजाय अपने अपने पंथ को श्रेष्ठ साबित करने में लगे हैं। आखिरकार उसने इबादत खाने की बहसें बंद करवा दी। उलेमाओं के साथ उसका संघर्ष और कैसे सामने आया? एक तो मुख्य सदर अब्दुल नबी पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे, जिसकी वजह से उसे हटाना पड़ा। दूसरे, जब 1580 में पूरब में विद्रोह हुआ तो कई उलेमाओं ने अकबर के खिलाफ फतवे जारी कर दिए, उसे विधर्मी, हेरेटिक घोषित कर दिया। इसी पृष्ठभूमि में महजर जारी किया गया था 1579 में। हाँ, महजर या डिक्री ऑफ इनफैलिबिलिटी, ये एक दस्तावेज था जिस पर प्रमुख उलेमाओं के दस्तखत करवाए गए थे। इसमें क्या था? इसमें कहा गया था कि अगर कुरान की किसी आयत की व्याख्या पर विद्वानों, क्वालिफाइड ज्यूरिस्ट्स के बीच मतभेद हो तो अकबर, जिसे न्यायप्रिय और बुद्धिमान राजा कहा गया, को राष्ट्र के हित में किसी एक व्याख्या को चुनने और लागू करने का अधिकार होगा। इसका मकसद क्या था? क्या अकबर खुद पैगंबर बनना चाहता था? नहीं, ऐसा नहीं था। इसका मुख्य उद्देश्य कट्टरपंथी उलेमाओं के राजनीतिक प्रभाव को कम करना था और साम्राज्य में धार्मिक सहिष्णुता की अपनी नीति के लिए एक स्थिर आधार तैयार करना था। वो ये सुनिश्चित करना चाहता था कि धार्मिक मामलों में राज्य की नीति क्या होगी, इसका अंतिम फैसला बादशाह करेगा, ना कि उलेमा। इबादत खाने की बहसें बंद होने के बाद भी क्या अकबर की ज्ञान की खोज जारी रही? हाँ, बिल्कुल। बदायूनी, जो अकबर का आलोचक था, वो भी लिखता है कि रात और दिन लोग सिर्फ ईश्वर के बारे में बातें करते थे। अकबर ने अलग अलग धर्मों के विद्वानों को व्यक्तिगत रूप से बुलाकर उनसे ज्ञान प्राप्त करना जारी रखा। किन किन धर्मों के लोगों से वो मिला? उसने हिंदू धर्म को समझने के लिए पुरुषोत्तम और देवी जैसे पंडितों को बुलाया। बाद में महाराजी कान्हा को भी आमंत्रित किया। पारसी धर्म, ज़ोरोआस्ट्रियनिज्म को समझने के लिए नौसारी गुजरात से दस्तूर मेहरजी राणा को बुलाया, जिनका अकबर पर काफी प्रभाव पड़ा। ईसाई धर्म के बारे में जानने के लिए उसने गोवा में पुर्तगालियों के पास अपना दूतावास भेजा और ईसाई धर्म के 2 विद्वान पादरियों को भेजने का अनुरोध किया। पुर्तगालियों ने रुडोल्फ एक्वावीवा और एंटोनियो मॉन्सोरेट को भेजा।
वो 3 साल तक अकबर के दरबार में रहे। उन्हें उम्मीद थी कि अकबर ईसाई बन जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और जैन धर्म? जैन धर्म में भी अकबर की गहरी रुचि थी। उसने कठियावाड़ के प्रमुख जैन संत हीर विजय सूरी को आमंत्रित किया। वो कई साल तक दरबार में रहे और उन्होंने अकबर को अहिंसा के सिद्धांत से बहुत प्रभावित किया। अकबर ने उनके प्रभाव में आकर पशु पक्षियों के शिकार पर कुछ समय के लिए रोक भी लगाई थी। इन सभी धर्मों के संपर्क में आने के बाद अकबर किस नतीजे पर पहुंचा? क्या उसने कोई नया धर्म बनाया? यहीं पर तौहीद-ए-इलाही, या जिसे बाद में दीन-ए-इलाही कहा गया, उसकी बात आती है। अकबर शायद इस नतीजे पर पहुंचा था कि सभी धर्मों में कुछ न कुछ सच्चाई है, तो सत्य किसी एक ही धर्म तक सीमित कैसे हो सकता है। उसे लगा कि सभी धर्मों का मूल तत्व ईश्वर की एकता, तौहीद और नैतिक आचरण है। क्या उसने इस्लाम छोड़ दिया और हिंदू, ईसाई, पारसी धर्मों को मिलाकर एक नया धर्म बना लिया, जैसा बदायूनी आरोप लगाता है? ज्यादातर आधुनिक इतिहासकार इस बात से सहमत नहीं है। बदायूनी ने शायद बहुत बढ़ा चढ़ाकर लिखा है, क्योंकि वो अकबर की उदार नीतियों से बहुत नाराज था। तो फिर ये तौहीद-ए-इलाही असल में था क्या? ये कोई नया धर्म नहीं था जिसमें कोई खास पूजा पद्धति हो या कोई पवित्र किताब हो या पुरोहित वर्ग हो। ये असल में एक तरह का सूफी सिलसिला या एक ऑर्डर जैसा था। इसमें वो लोग शामिल होते थे जो बादशाह के प्रति पूरी तरह समर्पित होने को तैयार हों। इसमें शामिल होने की प्रक्रिया क्या थी? जो व्यक्ति शामिल होना चाहता था उसे बादशाह के सामने पेश किया जाता था। वो अपना सिर बादशाह के कदमों में रखता था। बादशाह उसे उठाता था और उसे एक सूत्र या शस्त्र देता था, जिसे शायद दोहराना होता था। अकबर का पसंदीदा आदर्श वाक्य अल्लाह अकबर था, जिसके 2 मतलब हो सकते हैं, अल्लाह महान है या अकबर ही अल्लाह है। शायद जानबूझकर इसे द्वयर्थी रखा गया था। इसके सदस्य कितने थे? क्या कोई जबरदस्ती थी? सदस्य बहुत कम थे। बदायूनी के अनुसार केवल वही चुने जाते थे जो बादशाह के लिए अपनी संपत्ति, जीवन, सम्मान और यहां तक कि धर्म का भी बलिदान करने को तैयार हों। कुल मिलाकर 18 लोगों के नाम पता हैं जो इसमें शामिल हुए, जिनमें बीरबल एकमात्र हिंदू थे। अकबर ने इसे फैलाने के लिए ना तो बल का प्रयोग किया, ना ही धन का लालच दिया। तो इसका राजनीतिक मकसद क्या था? शायद इसका कोई बड़ा राजनीतिक मकसद नहीं था। ऐसा लगता है कि अकबर ऐसे अमीरों और अन्य लोगों का एक छोटा सा समूह बनाना चाहता था जो व्यक्तिगत रूप से उसके प्रति वफादार हों और उसकी सुलह कुल यानी सभी के प्रति सहिष्णुता की नीति का समर्थन करें। तो असल जोर सुलह कुल पर ही था। हाँ, अकबर ने अपनी पूरी ताकत सुलह कुल यानी शांति और सद्भाव की अवधारणा को स्थापित करने में लगाई। उसने एक बड़ा अनुवाद विभाग स्थापित करवाया, जहां संस्कृत, अरबी, ग्रीक, लैटिन भाषाओं की महत्वपूर्ण किताबों का फारसी में अनुवाद हुआ। सिंहासन बत्तीसी, अथर्ववेद, बाइबल का पहली बार फारसी में अनुवाद हुआ। महाभारत का अनुवाद रज़्मनामा या युद्धों की पुस्तक नाम से हुआ। रामायण, गीता, पंचतंत्र, कुरान, इन सब का भी अनुवाद करवाया गया। इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था विभिन्न संस्कृतियों और ज्ञान परंपराओं के बीच संवाद बढ़ाना, समझ पैदा करना और लोगों को एक दूसरे के करीब लाना। अकबर ने कुछ सामाजिक और शैक्षिक सुधार भी किए। हाँ, उसने कुछ महत्वपूर्ण सामाजिक सुधारों की भी कोशिश की, जैसे सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया। उसने आदेश दिया कि किसी भी विधवा को उसकी इच्छा के बिना सती न किया जाए। कम उम्र की विधवाओं को तो सती होने की बिल्कुल इजाजत नहीं थी। उसने विधवा पुनर्विवाह को भी कानूनी मान्यता दी। और विवाह के बारे में? उसने एक से अधिक पत्नी रखने पर रोक लगाने की कोशिश की, जब तक कि पहली पत्नी से संतान न हो या वो बांझ न हो। विवाह की आयु भी बढ़ाने का प्रयास किया, लड़कियों के लिए कम से कम 14 साल और लड़कों के लिए 16 साल। शराबबंदी भी की। हाँ, शराब और दूसरी नशीली चीजों की बिक्री को नियंत्रित करने और सीमित करने की कोशिश की। शिक्षा के क्षेत्र में उसने शैक्षिक पाठ्यक्रम में भी संशोधन का सुझाव दिया। सिर्फ धार्मिक शिक्षा की बजाय नैतिक शिक्षा, गणित, कृषि, ज्यामिति, खगोल विज्ञान, शासन के नियम, तर्कशास्त्र और इतिहास जैसे धर्मनिरपेक्ष विषयों को शामिल करने पर जोर दिया। कला और संस्कृति को भी काफी बढ़ावा दिया। नवरत्न। बिल्कुल, उसने कलाकारों, कवियों, चित्रकारों, संगीतकारों को खूब संरक्षण दिया। उसके दरबार के नवरत्न तो प्रसिद्धि हैं। हालांकि ये सूची शायद बाद में बनी हो, लेकिन तानसेन जैसे संगीतकार, अबुल फजल और फैजी जैसे विद्वान और कवि, बीरबल जैसे हाजिर जवाब सलाहकार, टोडरमल जैसे प्रशासक, ये सब उसके दरबार की शान थे।
तो निष्कर्ष क्या निकलता है अकबर के युग का? निष्कर्ष ये है कि अकबर के शासनकाल में मुगल राज्य अनिवार्य रूप से एक धर्मनिरपेक्ष, उदार और सामाजिक मामलों में प्रबुद्ध राज्य बना, जिसने सांस्कृतिक एकीकरण को बहुत बढ़ावा दिया। उसने न सिर्फ एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया, बल्कि उसे एक मजबूत प्रशासनिक और वैचारिक आधार भी दिया। तो दोस्तों, ये थी अकबर के युग की एक विस्तृत यात्रा। अब संक्षेप में देख लेते हैं कि इस पूरी चर्चा के मुख्य बिंदु क्या रहे। लेट्स समराइज क्विकली। पहला, अकबर ने बहुत ही मुश्किल हालात में गद्दी संभाली और बैरम खान की मदद से पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 जीतकर अपने शासन को स्थापित किया। दूसरा, उसने शुरुआती सालों में शक्तिशाली अमीरों बैरम खान, अधम खान, उज़्बेक, मिर्जा के विद्रोहों का सफलतापूर्वक दमन करके अपनी सत्ता को मजबूत किया। तीसरा, उसने एक व्यवस्थित योजना के तहत साम्राज्य का विस्तार किया। मालवा, गढ़कटंगा, राजस्थान, मेवाड़ को छोड़कर गुजरात, बंगाल और बिहार जैसे महत्वपूर्ण इलाकों को जीता। चौथा, उसने एक कुशल और स्थायी प्रशासन की नींव रखी, खास तौर पर भू राजस्व के क्षेत्र में दहसाला और जब्ती प्रणाली लागू की, जो पैमाइश और औसत उपज पर आधारित थी। पांचवां, उसने मनसबदारी प्रणाली शुरू की, जिसने कुलीन वर्ग और सेना को एक संगठित ढांचा प्रदान किया। ये जात और सवार रैंक पर आधारित एक अनूठी व्यवस्था थी। छठा, उसने केंद्र और प्रांतों में सरकार का पुनर्गठन किया, शक्तियों का बंटवारा किया, दीवान, मीर बख्शी, मीर समान, सद्र और एक चेक्स एंड बैलेंसेस वाली व्यवस्था बनाई। सातवां, उसमें राजपूतों के साथ एक सफल और दूरगामी नीति अपनाई। वैवाहिक संबंधों, ऊंचे पदों और धार्मिक सहिष्णुता के जरिए उनका समर्थन हासिल किया, जिससे साम्राज्य को बहुत मजबूती मिली। सिर्फ मेवाड़ ने लंबे समय तक प्रतिरोध किया। आठवां, उसने 1580-81 के बड़े विद्रोह को सफलतापूर्वक कुचला और फिर उत्तर पश्चिम सीमा को सुरक्षित किया, जिसमें काबुल, कश्मीर, सिंध और बलूचिस्तान पर नियंत्रण शामिल था। नवां, उसने धार्मिक सहिष्णुता और आपसी सद्भाव की सुलह-ए-कुल की नीति अपनाई। जिजिया और तीर्थ यात्रा कर खत्म किए, इबादत खाना बनवाया, सभी धर्मों के साथ संवाद किया और तौहीद-ए-इलाही जैसा एक निजी सिलसिला शुरू किया। और 10वां, उसने कई महत्वपूर्ण सामाजिक सुधार करने की कोशिश की, जैसे सती प्रथा को रोकना, विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा देना, विवाह की आयु निश्चित करना और शिक्षा के पाठ्यक्रम में सुधार करना। कुल मिलाकर अकबर के युग में मुगल साम्राज्य का वास्तविक सुदृढ़ीकरण हुआ और एक एकीकृत, उदार और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध राज्य का विकास हुआ। तो ये था अकबर के युग का एक विस्तृत विश्लेषण। देखा आपने कैसे एक शासक ने न सिर्फ एक विशाल साम्राज्य बनाया, बल्कि उसे प्रशासनिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से एकजुट करने का एक गंभीर और काफी हद तक सफल प्रयास भी किया। बिल्कुल, उसने विजय, प्रशासन और एक साझा संस्कृति बनाने की कोशिशों को एक साथ साधा। यूपीएससी एस्पिरेंट्स, इस अध्याय को बार बार सुने। इसमें छिपी हर डिटेल, हर नीति, हर घटना आपके लिए महत्वपूर्ण है। ये न सिर्फ आपको इतिहास की गहरी समझ देगा, बल्कि शासन, कूटनीति और समाज को समझने में भी मदद करेगा, जो आपकी तैयारी और जीवन दोनों के लिए फायदेमंद है। What does this all mean for today? ये सोचने वाली बात है। हाँ, अकबर का दौर हमें दिखाता है कि एक विशाल और विविध साम्राज्य को सिर्फ तलवार के जोर पर नहीं, बल्कि समझदारी, बेहतर नीतियों और सबको साथ लेकर चलने की कोशिश से ही टिकाऊ बनाया जा सकता है। उम्मीद है आपको ये गहन चर्चा पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो सुन लो यूपीएससी यूट्यूब चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने विचार कमेंट्स में जरूर बताएं और हाँ, सब्सक्राइब करना न भूलें। हम ऐसे ही और डिटेल्ड विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद। धन्यवाद।